गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है यूपीपीएससी 2023 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे मिक्स प्रश्नों की, यानी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के साथ साथ चलेगी। इस सेट टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 13 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और इस सीरीज़ की पेड सीरीज़ से आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए जिसको भी चाहिए। आर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, उसका लाभ उठाते रहिएगा। पहला प्रश्न है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अभी 16 मई 2022 को पृथ्वी के निकट से एक विशाल क्षुद्रग्रह गुजरा था, उसका नाम क्या है? देखिए, कोई न्यूज़ हो, चाहे वो एस्टेरॉयड से रिलेटेड हो, ठीक है, कोई विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी के पास से गुजर गया, ठीक है, बिना हिट किए, तो न्यूज़ में आ गया, एग्जामिनर ने पढ़ लिया। तो प्रश्न ऐसा नहीं है कि केवल उसी से रिलेटेड आएगा, ठीक है, कि कितना बड़े व्यास का था, कितनी ऊंचाई थी, कितनी लंबाई थी। प्रश्न उसके बेस में भी घुसेगा कि एस्टेरॉयड होते क्या हैं, क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं, किन दो ग्रहों की बेल्ट में जो है चक्कर लगाते हैं वो सूर्य का। तो इसका नाम फिलहाल है 388945, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड 387945 की चौड़ाई है 1608 फीट और ऊंचाई है इसकी 1454 फीट, ठीक है। देखिए, इससे पहले यह जो एस्टेरॉयड है यानी क्षुद्र ग्रह है, ये मई 2020 में पृथ्वी के पास से गुजरा था और भविष्य में वर्ष 2024 में फिर से जो है पृथ्वी के समीप से गुजरेगा। अगर बात करें हम क्षुद्र ग्रह की यानी एस्टेरॉयड की, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य स्थित ये छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका निर्माण ग्रहों के टकराव एवं विस्फोट से निर्मित टुकड़ों से होता है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी ग्रह से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर जो है एक विशाल गर्त का निर्माण होता है। नंबर 2 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में बिना अनुमति प्रवेश करने को अनधिकृत पहुंच बनाना या हैकिंग कहते हैं, ठीक है। हैकिंग की डेफिनेशन हो गई है। ट्रोजन प्रोग्राम वैसे प्रोग्राम होते हैं जो देखने में उपयोगी लगते हैं, ठीक है। ट्रोजन प्रोग्राम देखने में उपयोगी लगते हैं, लेकिन उनके द्वारा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया जाता है। बिल्कुल, ये पढ़ते हुए करेक्ट लग रहे हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो साइबर क्राइम है दोनों के दोनों वो। तो किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में बिना अनुमति प्रवेश करने को अनधिकृत पहुंच बनाना या हैकिंग कहते हैं। और इस प्रकार के कार्य आमतौर पर वित्तीय अपराधों के संदर्भ में देखे जाते हैं। अगर उनका हम कुछ उदाहरण देखें तो हम देखेंगे कि किसी बैंक के खाता धारकों को के अकाउंट से जो है किसी बैंक के खाता धारकों के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे स्थानांतरित करना, किसी व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराकर उसका दुरुपयोग करना, किसी वेबसाइट के घटक को अनधिकृत तरीके से परिवर्तित करना, ये सारा का सारा साइबर क्राइम है। ट्रोजन हमले की बात करें तो ट्रोजन प्रोग्राम वैसे प्रोग्राम होते हैं जो देखने में तो उपयोगी लगते हैं, लेकिन उनके द्वारा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया जाता है, ठीक है। मेल बेयर, रैंसम बेयर, सब इससे रिलेट करता है। तीसरा जो आर्टिकल है अपना वो जीनोम एडिटिंग से रिलेटेड है, उसी के ऊपर ये प्रश्न बनाया गया है। तो जीनोम एडिटिंग की डेफिनेशन ही है इसमें तीनों विकल्प में। तो जीनोम एडिटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी जीव के गुणों में परिवर्तन हेतु उसके डीएनए या आरएनए में परिवर्तन किया जाता है। जीनोम एडिटिंग वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी जीव के गुणों में परिवर्तन हेतु उसके गुणसूत्रों में परिवर्तन किया जाता है। डीएनए एडिटिंग या जीनोम एडिटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी जीव के गुणों में परिवर्तन हेतु उसके केवल डीएनए में परिवर्तन किया जाता है। और जीनोम एडिटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी जीव के गुणों में परिवर्तन हेतु उसके केवल आरएनए में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ सी वाला स्टेटमेंट और डी वाला स्टेटमेंट कुछ एक ही जैसा है। सी वाले स्टेटमेंट में केवल डीएनए में परिवर्तन की बात कर रहा है, मतलब डीएनए को बाध्यकारी बनाता है। और डी वाला स्टेटमेंट जो है वो आरएनए को बाध्यकारी बनाता है कि केवल डीएनए केवल आरएनए, जबकि ये दोनों के दोनों गलत हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम वाला तो पूरा ही गलत है। ये है ना बी वाला ऑप्शन कि जीनोम एडिटिंग वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी जीव के गुणों में परिवर्तन हेतु उसके क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों में परिवर्तन किया जाता है, गलत है ये। सबसे अच्छा उत्तर होगा यहाँ पर ए, जीनोम एडिटिंग वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी जीव के गुणों में परिवर्तन हेतु उसके डीएनए या आरएनए में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, डीएनए या आरएनए।
तो ए करेक्ट हो जाएगा और एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। तो जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी जीव के गुणों में परिवर्तन करके उसके डीएनए या आरएनए में परिवर्तन किया जाता है। ये हिस्ट्री से आ गया सवाल। दयानंद सरस्वती का आर्य समाज मूर्तियों की पूजा अस्वीकार करता है, वेदों की अचूकता में विश्वास करता है, एक ईश्वर में विश्वास करता है। ये सभी आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज मूर्ति पूजा को अस्वीकारता है, वेदों की अचूकता में विश्वास करता है, सही है, और ईश्वर में विश्वास करता है, एक ईश्वर में विश्वास करता है। ये सारे के सारे करेक्ट हैं दयानंद सरस्वती के आर्य समाज से रिलेटेड। डी है इसका आंसर। तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज ने वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास के आधार पर मूल्यों और प्रथाओं को बढ़ावा दिया। आर्य समाज के सदस्य एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और मूर्तियों की पूजा को अस्वीकार करते हैं। आर्य समाज वेदों की अचूकता में विश्वास करता है। उपरोक्त सभी के सभी कथन सत्य हैं। अब आ जाइए 5वें प्रश्न पर। किसने वर्ष 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। स्वामी दयानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षण और भारतीय सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता था। उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दूसरी वाली इनसे रिलेटेड है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है? यह है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यह है हेडक्वार्टर उनके मुख्यालय। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मांटलुयोंग फिलीपींस में, यानी मनीला फिलीपींस में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, चीन के बीजिंग। अमनेस्टी इंटरनेशनल, वाशिंगटन डीसी यूएसए। एशियाई पैसिफिक आर्थिक सहयोग, क्वींसटाउन सिंगापुर। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला के फिलीपींस में करेक्ट है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, चीन के बीजिंग में सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, ना कि वाशिंगटन डीसी, गलत है ये। एशियाई पैसिफिक आर्थिक सहयोग सिंगापुर के क्वींसटाउन में, क्वींसलैंड बोला था क्या? क्वींसटाउन सिंगापुर। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन के यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। 7वां प्रश्न है, कौन सा संविधान के तहत मूल कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है? तो पहला है मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना। पॉइंट टू पॉइंट शब्दों को पकड़िए। बिल्कुल पहला वाला मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मानवतावाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, ये ऐसी लाइन लिखी थी 12 जून को यूपीपीसीएस में, जो कि गलत थी। ऐसा कहीं नहीं लिखा मूल कर्तव्यों में कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करनी है। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना, ये है। तो सी वाला ऑप्शन नहीं होगा इसमें, सी में है ना, सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में निहित नहीं है। ये 11 हैं, 11 और 11 के 11 लिख कर देख लीजिएगा 4-5 बार, पॉइंट टू पॉइंट, तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। संविधान की प्रस्तावना में, यानी उद्देशिका भी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल में, अखंडता शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? आसान सी प्रश्न है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, तो 42वां इसका आंसर हो जाएगा। 21वें संविधान में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया 69 में, और 44 में क्या क्या भाई बताइए होगा आपको। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 नए शब्दों को जोड़ा गया।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 को स्वीकृत किया गया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रिपन। अगर इनका समय भी याद होगा ना आपको तो करेक्ट कर ले जाओगे। ये समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का है, ऑप्शन नंबर सी। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ठीक है, ये स्वीकृत किया गया। और रॉलेट एक्ट भी चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ, यानी 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भी भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही थे, और चेम्सफोर्ड के समय में ही तृतीय अफगान युद्ध भी हुआ था। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी 1915 में, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916, जलियांवाला बाग हत्याकांड 14 अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920। कुछ इतिहास की ऐसी घटनाएं हैं जो एग्जैक्ट दिन, दिवस और सन के साथ याद होनी चाहिए, यानी बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है ये, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, न कि 14 अप्रैल 1919, गलत है सी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 से 1922। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की, और गांधी जी लौटे साउथ अफ्रीका से 1915 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? यही थे, ऊपर था तो प्रश्न, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919, ये समय है लॉर्ड चेम्सफोर्ड का। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? कब किया गया था खिलाफत आंदोलन प्रारंभ? 1918, 1919, 1919, 1920, 1921, 1922, 1920, 1921। खिलाफत आंदोलन, ऊपर के दोनों गलत हैं, आंसर या तो सी है या डी है। क्या है? डी, 1920 से 1921। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये समय भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड का ही है। तो 1920-21 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था, और चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही खिलाफत आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, और दूसरा है शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति 1917 में, और तीसरा है कांग्रेस का एकीकरण 1916 में। यानी 1916 के लखनऊ अधिवेशन की बात हो रही है, और सूरत अधिवेशन 1907 में। कांग्रेस नरम दल गर्म दल दोनों अलग अलग हो गए थे, 1916 में एक हो गए। तो करेक्ट है सी वाला स्टेटमेंट, सैडलर आयोग की नियुक्ति 1917 भी सही है। अच्छा, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916, ये भी सही है। तो तीनों की तीनों सुमेलित तो हैं, तो उत्तर क्या लगाएंगे हम? डी, क्योंकि कोई भी जो है वो सही गलत नहीं है। तो उपरोक्त तीनों सही सुमेलित हैं, अतः सही उत्तर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। सूची 1, सूची 2। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP26 जलवायु परिवर्तन है उसके सामने। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से, नागोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधन। कूट देख लीजिए, सुमेलित कौन कौन से हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु परिवर्तन सही है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा सही है, नागोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधन सही है। सारे के सारे तो सही है, डी है। तो 1, 2, 3 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC के अंतर्गत आता है, जिसका गठन हुआ था 1984 में। UNFCCC की स्थापना पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता के स्थिरीकरण की दिशा में काम करने के लिए की गई थी। देखिए वर्ष 2000 में, ठीक है, सन 2000 में जैव सुरक्षा पर एक पूरक समझौते के रूप में कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ठीक है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑफ बायोसेफ्टी को अपनाया गया था, और ये 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ। यह प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप संशोधित जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जो है अधिक जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा करता है। नागोया प्रोटोकॉल की बात करें तो नागोया प्रोटोकॉल न केवल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD के तहत शामिल आनुवांशिक संसाधनों और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों पर लागू होता है, बल्कि आनुवांशिक संसाधनों से जुड़े
उस पारंपरिक ज्ञान को भी कवर करता है जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD और इसके उपयोग से होने वाले लाभों से आच्छादित हैं। यह कौन सा नागोया प्रोटोकॉल वर्ष 2010 में जापान के नागोया में अपनाया गया था। पांचवा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है? चार में से। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसमें 5 स्थायी सदस्य, 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। UNSC एकमात्र संयुक्त राष्ट्र की निकाय है जिसके पास सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है। इसमें 5 स्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। लो आंसर मिल गया। लो जी आंसर मिल गया। सी को एलिमिनेट कर दीजिए, मतलब सी अपना सही है और ए भी सही है। या तो दिक्कत बी में है या डी में है, क्योंकि एक ही जैसे दिखाई देते हैं, इनमें से एक ही सही होगा। तो 15 मेंबर होते हैं, इसमें 5 होते हैं इसमें स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। तो ये वाला सही है और डी वाला हो गया गलत। तो गलत ढूंढना है तो डी गलत है। तो डी गलत है। UNSC 15 सदस्यों से बना है, 5 स्थायी 10 अस्थायी। 5 स्थायी कौन से? चीन, फ्रांस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। अस्थायी की बात करें तो भारत का नाम ले लीजिए। देखिए भारत ने पिछले वर्ष यानी 2021 में 8वीं बार, कौन सी बार? 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश किया था और 2 साल तक यानी वर्ष 2021-22 यानी इस साल के अंत तक जो है इस परिषद में रहेगा वो। हर साल महासभा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का जो है चुनाव करती है कुल 10 में से, और 10 अस्थायी सीटों का वितरण जो है क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। ठीक है, हर 2 साल में 10 में से 5 अस्थायी और 10 साल में 10 अस्थायी सीटों का वितरण कैसे? क्षेत्रीय आधार पर। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है बायोडिग्रेडेबल है? देखिए बायोडिग्रेडेबल ऐसी चीज़ें होती हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा डिकम्पोज कर दी जाती हैं, विघटित कर दी जाती हैं। एल्युमिनियम को विघटित कर देंगे क्या सूक्ष्म जीव? ठीक है, एल्युमिनियम की पत्ती होगी तो एल्युमिनियम से बनी नहीं होगा ये। सड़ी गली पत्तियाँ बायोप्लास्टिक, ऊन हो जाएगा, सड़ी गली पत्तियाँ हो जाएंगी। बायोप्लास्टिक हो जाएगा क्या? ठीक है हो जाएगा, ये भी प्लास्टिक होता तो नहीं होता। तो 1 2 3 कर दो, 4th को एलिमिनेट कर दो। तो ऊन का तो सभी को पता होगा, सड़ी गली पत्तियों के बारे में सब जानते होंगे। एल्युमिनियम अब हम बात करेंगे, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है बायोप्लास्टिक से रिलेटेड। तो बायोप्लास्टिक का तात्पर्य जो है पेट्रोलियम के बजाय मक्का, गेहूं, गन्ना या अन्य जैविक सामग्री जैसे पौधों से बने प्लास्टिक से है। ठीक है, बायोप्लास्टिक एक बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल प्लास्टिक सामग्री है। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय बोलते हैं हिंदी में बायोडिग्रेडेबल को। अब आ जाइए 17वां प्रश्न, 21 जून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिवस पे प्रश्न बनने लगे। आज है 22 जून, कल थी 21 जून। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था भारत के लिए, क्योंकि भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित, उत्तरी गोलार्ध वाले सभी देशों के लिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे छोटी होती है रात। इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी कल सूर्य चमका होगा कर्क रेखा पर, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर। शीत ऐनात ग्रीष्म ऐनात पढ़ाया था ज्योग्राफी में, 6th क्लास की NCERT अभी कवर किया कुछ दिन पहले। तो 21 जून से रिलेटेड ये 3 स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऐनात यानी समर सॉल्स्टिस का दिन होता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है, कल मनाया गया था। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी होती है रात। तो योगा डे करंट में कल था ही, पता ही होगा आपको। दूसरा स्टेटमेंट सही है और बिल्कुल 21 जून को सबसे लंबा दिन सबसे छोटी रात होती है उत्तरी गोलार्ध में। शीत ऐनात ग्रीष्म ऐनात, समर सॉल्स्टिस इसको बोलते हैं। तीनों के तीनों करेक्ट हो जाते हैं, डी है इसका आंसर। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऐनात यानी समर सॉल्स्टिस का दिन होता है और इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम ग्रीष्म ऐनात को अगर देखें, ज्योग्राफी में थोड़ा घुसें, ग्रीष्म सॉल्स्टिस को, समर सॉल्स्टिस को। देखिए ऐनात का मतलब था सॉल्स्टिस, यानी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है
स्टॉल्ड सन यानी ठहरा हुआ सूरज, यह एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्ध में 2 बार होती है, वर्ष में 2 बार होती है। ठीक है, प्रत्येक कितने गोलार्ध हैं? 2 ही तो गोलार्ध हैं, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, एक गोलार्ध ये भी हो जाता है कि जो मेरिडियन लाइन है ना, तो ये पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देती है पृथ्वी को। तो देखिए, यह एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्ध में वर्ष में 2 बार होती है। एक बार ग्रीष्म ऋतु में होती है और दूसरी शीत ऋतु में होती है। ग्रीष्म ऋतु में होगी तो ग्रीष्म एनात यानी समर सॉल्स्टिस, शीत ऋतु में होगी तो शीत एनात विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, इस दौरान उत्तरी गोलार्ध के देश सूर्य के सबसे निकट होते हैं और सूर्य जो है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ऊपर की ओर चमकता है। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड एक प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा गया था वर्ष 2019 में, हमने ये ऐड किया है वो। और वो प्रश्न क्या था? 21 जून को सूर्य की स्थिति होती है, द पोजिशन ऑफ द सन ऑन 21 जून इज, और ये हैं उसके 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आर्कटिक वृत्त में क्षैतिज के नीचे नहीं होता सूर्य, और अंटार्कटिक वृत्त में क्षितिज के नीचे होता है, क्षितिज है, ठीक है, क्षितिज के नीचे होता है। भूमध्य रेखा पर दोपहर में लंबवत रूप से ऊपर चमकता है और मकर रेखा पर लंबवत रूप से ऊपर की ओर चमकता है। मैंने आपको ज्योग्राफी में अभी 6th क्लास की एनसीईआरटी कवर करी थी, पढ़ाया होगा। यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींचेंगे 0 डिग्री, एक रेखा यहाँ पर है, एक रेखा यहाँ पर है। यह है इक्वेटर लाइन, यह है कैंसर और यह है कैप्रिकॉन। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। जब सूरज यहाँ होगा तो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन और रात की अवधि होगी बराबर होगी। जब सूरज इस कर्क रेखा पर होगा तो उत्तरी गोलार्ध का दिन बड़ा होगा, रातें छोटी होंगी, और जब यहाँ सूरज होगा मकर रेखा पर तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। अच्छा, जो स्थिति यहाँ होती है उत्तरी गोलार्ध में तो दक्षिणी गोलार्ध में उसकी उल्टी हो जाती है, जो स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध में उसकी उल्टी हो जाती है। ठीक है, अब भूमध्य रेखा पर दोपहर में लंबवत रूप की ओर चमकेगा तो इक्वेटर यानी यहाँ अगर सूर्य होगा तो ये सी वाला स्टेटमेंट उसकी बात कर रहा है। ठीक है, जो कि गलत है। अपने को 21 जून है ना, 21 जून का सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है, यानी सूर्य चमकेगा कहाँ? कर्क रेखा पर। ये हो गया ऊपर का उत्तरी ध्रुव और नीचे का हो गया दक्षिणी ध्रुव। ये आर्कटिक तो ऊपर मिलेगा ना आपको, अपने आप को, अंटार्कटिक नीचे मिलेगा दक्षिण गोलार्ध में। ठीक है, नीचे जब होगा 22 दिसंबर को जब सूरज चमकेगा तो मकर रेखा वाला ऑप्शन हटा दीजिए, ये वाला। भूमध्य रेखा भी चली गई। अब आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक भी हट गया नीचे से, आर्कटिक बचा। आर्कटिक कहाँ? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा, यानी आर्कटिक वृत्त में क्षितिज के नीचे नहीं होता सूर्य। ठीक है, डज नॉट लाई बिलो द हॉरिजन इन द आर्कटिक सर्कल, सन की बात हो रही है, ए आंसर। तो देखिए 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति के दौरान उत्तरी गोलार्ध वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। और इस समय के दौरान पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल सूर्य की ओर अपने अधिकतम झुकाव पर होता है और सूर्य जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यानी कर्क रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ जो है सीधे ऊपर की ओर दिखाई देता है। जैसे ही आर्कटिक वृत्त उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है सूर्य जो है ग्रीष्म संक्रांति के दौरान क्षितिज के नीचे नहीं होता। ठीक है, एनसीईआरटी की सीधी लाइन उठाकर पूछी थी यूपीएससी ने 2019 में ज्योग्राफी की, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त जो है उत्तरी आकाश में एकाग्र होने लगते हैं। इसके विपरीत 22 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति के दौरान अंटार्कटिक वृत्त में भी यह घटना होती है। ठीक है, तो दोनों गोलार्धों में घटना होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होगी और 22 दिसंबर को होगी दक्षिणी गोलार्ध में। अच्छा, ये जो पूरी डेफिनेशन है ऊपर की, जो पूरी एक्सप्लेनेशन है ये वाली हिंदी वाली, यहाँ से 21 जून से लेकर, इसको इंग्लिश में भी जो है यहाँ लिखा गया है, क्योंकि ये टफ थोड़ा ज्योग्राफी का पोर्शन है, इसको पढ़ लीजिएगा। और नीचे भी। ठीक है, तो ये करेक्ट है। नंबर 19 पर आ जाइए। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी यानी जैव विविधता अभिसमय कब से लागू है?
कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक ही बात है। कब से लागू है ये? 1994, 1992, 2002, 1993 से लागू है। ठीक है। तो जैव विविधता अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जो वर्ष 1993 से लागू है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। कौन कौन से? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का संरक्षण करिए, और दूसरा कौन सा है? जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग करिए। ठीक है। सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत वितरण। अब है 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, और ये प्रश्न भी यूपीएससी 2019 में पूछा गया सिविल सर्विसेज में। पर्यावरण में छोड़े जाने वाले माइक्रोबीट्स को लेकर इतनी चिंता क्यों है? वे अक्सर खाद्य अपमिश्रण के रूप में उपयोग किए जाते हैं। वे सिंचित क्षेत्रों में फसल पौधों द्वारा अवशोषित करने हेतु काफ़ी छोटे होते हैं। उन्हें बच्चों में त्वचा कैंसर का कारण माना जाता है और उन्हें समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। क्या है इसका आंसर? देखिए, अभी भारत ने जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उस पर कदम उठाया है और 1 जुलाई से बैन कर दिए जाएंगे वो, इसलिए प्रश्न उठाना पड़ा हमको। उससे रिलेट करता हुआ माइक्रोबीट्स या माइक्रोप्लास्टिक। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक माने जाते हैं। तो क्या सही हो जाएगा? माइक्रोबीट्स को समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की एक सूची को तैयार किया है जिन्हें 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। एकल उपयोग प्लास्टिक की बात करें तो यह उन प्लास्टिक वस्तुओं को संदर्भित करता है जिन्हें एक बार उपयोग किया जाता है और फेंक देते हो आप लोग। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पाद कौन कौन से हैं? प्लास्टिक की थैलियाँ हो गई, स्ट्रॉ हो गए, कॉफ़ी बैग हो गए, ठीक है, सोडा हो गया, पानी की बोतलें हो गई, अधिकांशतः खाद्य पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक, ये सब क्या है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक। देखिए, जब प्लास्टिक लंबे समय तक पर्यावरण में उपस्थित रहता है तो क्या होता है? अपघटित नहीं होता वो। ठीक है, और माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता है वो। उसके बाद पहले यह हमारे खाद्य स्रोतों और फिर मानव शरीर में प्रवेश करता है और यह बेहद ही खतरनाक होता है, हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक यानी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का सबसे बड़ा हिस्सा है पैकेजिंग। इस श्रेणी से संबंधित 95% टूथपेस्ट से लेकर शेविंग क्रीम हो गई तथा फ्रोज़न फूड तक में उपयोग होता है। ठीक है, 95% सिंगल यूज़ प्लास्टिक का। अब माइक्रोबीट्स पे चर्चा कर लो थोड़ी। तो माइक्रोबीट्स छोटे ठोस निर्मित प्लास्टिक के कण होते हैं जो आकार में 5 मिलीमीटर से भी कम होते हैं और ये विघटित या जल में नहीं घुलते। अपने छोटे आकार के कारण माइक्रोबीट्स सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम से बच निकलते हैं। ठीक है, बिना छने निकल जाते हैं ये और जल निकायों तक पहुंच जाते हैं। जल निकायों में अनुपचारित माइक्रोबीट्स समुद्री जानवरों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। इस प्रकार विषाक्तता पैदा करते हैं ये माइक्रोबीट्स और समुद्री पारितंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं माइक्रोबीट्स। दुनिया में नीदरलैंड वो पहला देश है जिसने कॉस्मेटिक माइक्रोबीट्स पर वर्ष 2014 में प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, अगर मुख्य परीक्षा में अच्छा उत्तर लिखना हो तो आंकड़े दे दीजिए। ठीक है, इस तरह के आंकड़े देकर अगर लिखोगे तो अच्छा उत्तर लिखा जाता है और अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, हवाई बातें नहीं करनी, तथ्य पे बात करनी है। ठीक है, तथ्य क्या होते हैं? जैसे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2002 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होती है थोड़ा उसके बारे में बता दो, एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, इस विश्व में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर जिस देश ने सबसे पहले कोई कदम उठाया हो, जैसे कि वर्ष 2014 में नीदरलैंड ने कॉस्मेटिक माइक्रोबीट्स पर वर्ष 2014 में प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और वो दुनिया का ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है।
तो मेंस में भी ऐसे लिखा जाता है, प्रीलिम्स में तो टिक कर ही आओगे। तो ये 20 कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनमें हमने करंट से रिलेट करके जो है इसमें क्वेश्चन बनाए, इनको अच्छे से रिवीजन कर लेना। आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और नंबर है, उस पर कॉल करके। धन्यवाद।